परफेक्ट। सो अब शुरू करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है एंड लेट्स रीड। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ बॉल ऑफ रेडियस आर, ओके, carrying spherical symmetrical charge. So we have, there is a ball of radius r, which is a solid sphere, looks like spherically symmetric charge distribution, and the surrounding space is filled with a charge of volume density rho is equal to a by r. Okay, something new. Surrounding is filled with some volume density where a is a constant, and r is the distance from the center of the ball. Find the ball's charge at which the magnitude of electric field is independent of r outside the ball. How high is this strength? स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पर मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। ओके, काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये सोचने वाला क्वेश्चन है, राइट। ये क्या बोल रहा है? ये अपने को ये बोल रहा है कि भाई आपके स्फीयर पे क्या चार्ज हो। सो व्हाट इज गिवन इन दिस केस? इस केस में हमें एक स्फेरिकल बॉल दे रखा हुआ है, और ये स्फेरिकल बॉल के आसपास का जो रीजन है, इस स्फेरिकल बॉल के आसपास का जो रीजन है, ये रीजन में भी जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये रीजन खाली नहीं है, इस रीजन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसने बता रखा है। ये रीजन दूर दूर तक जाता है और इस रीजन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। एंड दिस रीजन डजंट स्टॉप हियर, दिस रीजन गोज टू अ लॉट ऑफ डायरेक्शंस, आगे तक इंफिनिटी तक जाता है। तो दिस रीजन हैज अ चार्ज। सो इसने बोला है कि भाई बॉल पे कितना चार्ज होना चाहिए। अच्छा, ये जो रीजन में चार्ज है, इस रीजन में जो चार्ज है, चार्ज इन रीजन हैज अ डेंसिटी, और वो चार्ज डेंसिटी हमें दे रखा है एज रो इज इक्वल टू ए बाय आर, एंड दिस इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, फेयर इनफ। और हमने इसने पूछा है कि भाई इस स्फेरिकल बॉल के ऊपर कितना चार्ज हो, ताकि इस स्फेरिकल बॉल पे कितना चार्ज हो ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ आर, मतलब वो आर से ही इंडिपेंडेंट हो जाए। कहां पर? आउटसाइड द बॉल। ओके, सो लेट्स अज्यूम कि इस पर्टिकुलर शेल के ऊपर जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है, और हम किसी डिस्टेंस आर पे इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। यहां पर ये आर पे जो पॉइंट पी है, दिस इज आउटसाइड द बॉल, और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आए, कंडीशन ये है कि what should be the value of Q such that electric field at point P is independent of R, ये क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी था। कितने लोग इस क्वेश्चन को समझे? कितने लोग इस क्वेश्चन को समझे? ये हमसे बोल रहा है कि भाई एक स्फेरिकल बॉल है, और उस स्फेरिकल बॉल पे कुछ चार्ज होगा, और उसके बाहर जो रीजन है, जो मैंने येलो कलर से शेड कर रखा है, ये रीजन इंफिनिटी तक जाएगा। ये रीजन में भी चार्ज है, और रीजन में जो चार्ज है उसकी डेंसिटी रो दे रखा है एस ए अपॉन आर। ए कोई कांस्टेंट हो सकता है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब ये बोल रहा है कि बाहर कोई भी एक पॉइंट ले लो पी, और पता करो कि बॉल पे चार्ज कितना हो ताकि पॉइंट पी पे जो चार्ज हो वो आर से इंडिपेंडेंट हो जाए, आर पे डिपेंड ही ना करे। So what should be the charge Q such that electric field at point P is independent of small r? क्या ये समझ में आ गया? Understanding this question was a little यस tricky. सर। Fair enough. I need responses in the message. कितने लोगों को समझ में आ गया? और किसी को नहीं समझा है, प्लीज फील फ्री टू रेज योर हैंड। हाथ उठाइए और पूछिए अगर कुछ भी नहीं समझा है तो। Okay. I get that a lot of student has understood. Awesome. Fair enough. ऐसा कोई भी बच्चा है जिसको नहीं समझा है क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट था? ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसको नहीं समझा क्वेश्चन? नो वन? फील फ्री, रेज योर हैंड, आई विल आंसर। कोई भी नहीं? 3, 2, 1, ऑसम। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है? तो मेरे को लगता है कि यार इसको सॉल्व करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी निकाल लूं।
ये वैल्यू मैं निकाल लूँ, और ये वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास सबसे अच्छा तरीका है गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए गॉस लॉ से बेहतर क्या हो सकता है। तो आप इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इसके लिए आप गॉस लॉ का इस्तेमाल करिए। तो इस पॉइंट पी से एक अपने शेल को पास करिए, और आप इस पॉइंट पी पर एक छोटा सा एरिया इमेजिन कर लीजिए। छोटा सा एरिया, ऐसे छोटा सा एरिया इमेजिन किया, और एरिया वेक्टर इस तरह से होगा। सो दैट विल बी द डी ए वेक्टर, एरिया वेक्टर। और इसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिन कर लीजिए, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में निकल कर आएगा। उसकी डायरेक्शन भी कुछ ऐसी होगी, एंड यू विल कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी हो जाएगा। अब आप गॉस लॉ लिखिए। गॉस क्या बोलता है? फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। और फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस कैन बी रिटन एज, इसको लिखा जा सकता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम देखेंगे तो ये इक्वल, सेंटर से इक्वली दूर है। मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भले ही अलग अलग हो, बट मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट रहेगा। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भले ही अलग अलग हो, बट मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट रहेगा। तो जब इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो डॉट प्रोडक्ट बड़ी आसानी से ओपन हो जाएगा। सो इट विल बी ई पी इंटू डी ए क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। अब ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। अगर ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो हमारे पास ईपी बचेगा, और क्लोज इंटीग्रेशन डी ए बचेगा इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ईपी आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। मतलब जो सरफेस को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस सरफेस का एरिया निकालने बोलती है। जिस सरफेस को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए मतलब उस सरफेस का एरिया निकालना है। यानी कि ये जो मेरा सरफेस है इसका हमें एरिया निकालना है, दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। तो इसका एरिया कितना होगा? इट्स गोइंग टू बी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी आप चार्ज एनक्लोज देखेंगे तो चार्ज एनक्लोज्ड होगा, दिस विल बी चार्ज, चार्ज ऑन द बॉल प्लस चार्ज इन द रीजन। अगर आप देखेंगे तो चार्ज क्या होगा? ये जो रीजन है, लेट मी हाईलाइट दैट रीजन, इस रीजन में भी तो चार्ज मौजूद है। लेट मी शो यू द रीजन, किस रीजन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। आई एम एक्चुअली टॉकिंग टू यू अबाउट दिस रीजन। ये रीजन दिख रहा है, इसमें चार्ज है। ये रीजन में चार्ज है, इस रीजन में चार्ज है। आपको वो चार्ज भी तो निकालना है, इस रीजन का चार्ज भी निकालना है आपको, और इस रीजन के चार्ज के लिए हमें डेंसिटी का इस्तेमाल करना रहेगा। तो क्या हो जाएगा वैल्यू? चार्ज ऑन द बॉल इज कैपिटल क्यू। इस रीजन का चार्ज जो है, हमें चार्ज डेंसिटी दे रखा है, तो चार्ज डेंसिटी वेरिएबल होता है। तो आप लिखेंगे इसको एस, अगर चार्ज डेंसिटी होता क्या है, रो दे रखा है ए बाय आर ना, तो अगर हमें दे रखा हुआ है कि भाई रो इज इक्वल टू ए बाय आर, तो मैं लिखूंगा डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डीवी, दैट इज एलिमेंटल वॉल्यूम। डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डीवी। ये इस तरह से मुझे चार्ज निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सिर्फ चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, सिर्फ चार्ज डेंसिटी यहाँ पर वेरिएबल है। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इमेजिन करूंगा कि भाई आपका, लेट्स से हम चले जाते हैं एक स्मॉल डिस्टेंस पर, एक स्मॉल डिस्टेंस पर, राइट। तो हम एक स्मॉल डिस्टेंस पे चले जाते हैं, और वहां पर आर डिस्टेंस पे जाते हैं, और एक छोटा सा शेल इमेजिन करते हैं थिकनेस डी आर का। एक छोटा सा शेल इमेजिन करते हैं थिकनेस डी आर का, राइट। और मे बी एक काम करते हैं, हमें आर बार बार यूज ना हो जाए, इसको हम बोल देते हैं एक्स। और एक छोटा सा शेल इमेजिन करते हैं, और शेल की थिकनेस हो जाएगी डी एक्स। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा डीवी। और जो डीवी वॉल्यूम लिखा जाएगा बेटा, वो डीवी वॉल्यूम होगा एज 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये डीवी वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा, तो मेरा डी क्यू क्या लिखा जाएगा? डी क्यू विल बी रो। अच्छा, रो की वैल्यू क्या लिखेंगे? रो बोला है ए बाय आर, बट अब मैंने अपने वेरिएबल को एक्स लिया है, तो ए बाय एक्स इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये मेरा डी क्यू हो जाएगा। तो अगर मुझे इस पूरे रीजन का चार्ज निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो क्यू रीजन जो निकल कर आएगा, दैट क्यू रीजन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ
a/x into 4 pi, जो भी वैल्यू निकल कर आ रही है, सो आई राइट इट समवेयर थोड़ा सा लेफ्ट में टू गेट दैट स्पेस टू राइट। सो इस वैल्यू को अगर मुझे लिखना होगा तो मैं इसको लिखूंगा एज q of the region, q of the region is equal to 4 pi a, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एंड अपने पास बचेगा x dx, और उसमें इंटीग्रेशन लगेगी। और इंटीग्रेशन का जो लिमिट है बेटा, वो लिमिट कैसे डिफाइन होगा? आपका रीजन यहां से शुरू होगा, दैट इज x इक्वल टू कैपिटल आर से, क्योंकि यहाँ पर ये रेडियस जो था इसका कैपिटल आर था ना। दिस रेडियस ऑफ द बॉल, दिस रेडियस ऑफ द बॉल वाज कैपिटल आर। और कहाँ तक जाएगा? आपका जाएगा टोटल स्मॉल आर तक, जाएगा टोटल स्मॉल आर तक, लिमिट स्मॉल आर तक चलेगी, पूरे को कवर करना है। तो आपका जो लिमिट होगा दैट विल बी x इक्वल टू कैपिटल आर से लेकर के x इक्वल टू स्मॉल आर तक। तो अब इंटीग्रेट आप इसको करोगे तो आपको दिखेगा दैट दिस इज 4 pi a/2 स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। तो हमें क्यू ऑफ द रीजन आ गया। अब इसको यहां ले जाकर पुट करेंगे तो क्यू ऑफ द रीजन आ रहा है 4 pi a/2 स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसको गॉस लॉ में इनपुट करेंगे, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इंटू 4 pi r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आएगा Q प्लस 4 pi, अच्छा 2 से डिवाइड कर दो, सो दैट बिकम्स 2 pi a स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ये आ गया। तो यहां से अगर मैं इसको डिवाइड करना शुरू कर दूं, सो व्हाट आई एम एबल टू सी, समहाउ मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट PS, आई थिंक 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट नीचे कर देते हैं, आर स्क्वायर को नीचे लेके चले जाता हूँ, तो क्यू अपॉन क्या दिख रहा है मुझे? यहाँ पर मुझे दिख रहा है ऊपर नीचे आर स्क्वायर आ रहा है, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ गया, क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 pi a, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कट गया, माइनस 2 pi a कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इसको मैंने रीअरेंज करके लिख दिया। तो अब मैं इसको फिर से सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे दिखेगा 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 2 pi a तो यही रहेगा, प्लस क्यू माइनस 2 pi a r स्क्वायर द होल अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर कॉमन आ गया। सो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो इस तरह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकाल लिया है। अब मेरी जो शर्त है मैं वो शर्त इस पे लगा देता हूँ ले जाकर के। वो शर्त क्या निकल कर आ रही है? वो शर्त ये बोल रहा है कि ये स्मॉल आर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसको मैंने यहाँ लिखा, इफ आई वांट ये स्मॉल आर से इंडिपेंडेंट हो, तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? ऐसा तब पॉसिबल हो सकता है जब ये वाला जो टर्म है ना, अगर मैं इस टर्म को जीरो कर दूं, इफ दिस इज जीरो, देन EP becomes becomes independent, it becomes independent ऑफ स्मॉल आर, क्योंकि स्मॉल आर का टर्म ही नहीं रह जाएगा। तो उस केस में आपकी ईपी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? उस केस में ये टर्म जीरो हो जाएगा, सो दैट विल बिकम 2 pi a/4 pi एप्सिलॉन नॉट। तो ईपी की वैल्यू आ जाएगी a/2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि, और इसको जीरो पुट करने का मतलब है कि क्यू का वैल्यू निकलेगा 2 pi a r स्क्वायर। सो इस क्यू की वैल्यू पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट हो जा रहा है स्मॉल आर के, और उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल कर आ रही है दैट इज a/2 एप्सिलॉन नॉट। सो दैट्स माय आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। यस एब्सोल्युटली दिस इज करेक्ट। चलिए, टाइम टू एड्रेस डाउट, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, राइट? अब प्रॉपर एडवांस टाइप क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। मैं पेज को पीछे ले जा रहा हूं। आप मुझे पहले ये बताइए कि आपको इस पेज पर कहीं पर कोई डाउट आया तो पूछिए, एक एक करके। चलिए बेटा बताइए। ऑल राइट, एमन को पूरी तरह समझ गया है, वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, राइट? इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि कोई इंटरवीन करे और मुझे ये बताए
कि आखिर मैंने यहां पर जब मैंने रो की वैल्यू लिखी तो मैंने रो की वैल्यू ऐसी क्यों लिखी, आर को क्यों नहीं यूज किया मैंने यहाँ पर? व्हाई डिड आई यूज द टर्म रो में एक्स? और फॉर दैट मैटर कि मैंने यहाँ पर एक्स क्यों यूज किया? मैं तो कुछ भी यूज कर सकता था, मैं तो आर भी लेके सकता था, मैंने एक्स क्यों यूज किया? स्मॉल आर पे डी आर क्यों नहीं लिया? माई क्वेश्चन इज व्हाई नॉट स्मॉल आर पे डी आर, व्हाई नॉट दिस, बट मैंने लिया एक्स पे डी एक्स? ऐसा क्यों किया मैंने? थिंक अबाउट इट। जो इसको आंसर कर सकता है वो इस क्वेश्चन के ट्रैप को समझ जाएगा। आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, क्या मिला मुझे ऐसा करके? कनिष्क का बोलना है एट एवरी पॉइंट रो इज डिफरेंट। कनिष्क अगर मैं स्मॉल आर भी लिखता तभी भी तो डिफरेंट ही दिखता, प्रॉब्लम क्या होता? स्मॉल आर भी तो वेरिएबल है, तो मैं एक्स पे डी एक्स क्यों ले रहा हूं? मैं स्मॉल आर पे डी आर क्यों नहीं ले रहा हूं? सोचो, ये इस क्वेश्चन में मेजर मिस्टेक पॉइंट बन सकता है, आप यहां पर बड़ी गलती कर सकते हो। एक्स पे डी एक्स क्यों ले रहा हूं, स्मॉल आर क्यों नहीं ले रहा हूं? जल्दी बताओ भाई, माइक ओपन करके डिस्कस करो। बताओ। कम ऑन गाइस क्विकली, ऐसे थोड़ी चलता है। बताओ। यहां पर मैंने एक्स पे डी एक्स लिया। साकिब बोल रहा है सर बिकॉज स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ पॉइंट पी सो इट वोंट चेंज। वेरी गुड साकिब, तुमने बहुत सही पकड़ा इस क्वेश्चन को। मैंने पी पॉइंट पे फील्ड निकालना था और वो स्मॉल आर डिस्टेंस पे ले लिया था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मुझे स्मॉल आर चेंज नहीं करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पॉइंट पी डिसाइड कर लिया था। लेकिन मुझे अगर वो रेड वाले रीजन का चार्ज निकालना है तो मुझे एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी इंटीग्रेट करने के लिए। तो स्मॉल आर तो वो वेरिएबल नहीं रह गया, ऑल्दो उन्होंने स्मॉल आर के टर्म्स में दिया था। तो वो वेरिएबल मेरे लिए बन गया एक्स, क्योंकि मैंने एक नया वेरिएबल यूज कर लिया एक्स। एक्स पे डीएक्स इसलिए लिया। अगर स्मॉल आर पे डी आर लेता तो एक तो कंफ्यूजन हो जाता, क्योंकि दोनों वेरिएबल मैच कर रहे होते, तो वो कंफ्यूजन होता। दूसरी प्रॉब्लम होती स्मॉल आर पे डी आर लेने से कि स्मॉल आर वेरिएबल नहीं है इस क्वेश्चन में, स्मॉल आर तो ऑलरेडी मैंने फिक्स कर दिया, बिकॉज पॉइंट पे डिसाइड कर लिया मैंने कि इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। द ओनली थिंग दैट कैन वेरी इज सम अदर वेरिएबल, तो मैंने एक्स पे डी एक्स लिया और जो इंटरनल रेड कलर का रीजन है उसके चार्ज को निकाला। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। कम ऑन गाइस। कनिष्क समझा? तू पार्शियली करेक्ट था बेटा, पूरी तरह करेक्ट नहीं था, लेकिन साकिब ने इसको सही पकड़ा था। नाइस, वेरी गुड। ओके, इस पेज पे किसी को कोई डाउट है क्या? इस पेज पे किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो। हाँ, मतलब हम ये सेशन एक्स्ट्रा इसलिए कराते हैं और रात रात में इसलिए बैठते हैं ताकि तुम्हारी नॉलेज अपग्रेड हो और तुम हाई लेवल पे पहुंचो फिजिक्स या फिर अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। किसी को कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क। प्रिया व्यास, समझ में आया आपको? Yes. ओके, इब्राहिम। इब्राहिम, देखा, अटेंडेंस लगा रहा है लग रहा है इब्राहिम। अच्छा, मैसेज आया, चल कोई ना, अटेंड ध्यान दे रहा है। सहल। सहल बेटा, ये पेज समझ में आया आपको जो भी हमने सॉल्व किया है? वेरी नाइस। मैं पेज चेंज कर रहा हूं, ये सेकंड पेज समझ में आया? आखिर मुझे स्मॉल आर स्क्वायर से झंझट मारी हटानी है, मुझे स्मॉल आर स्क्वायर चाहिए ही नहीं आंसर में। ऐसा तब भी ही हो सकता है जब इसके टर्म को गायब कर दूं मैं, और इस टर्म को अगर गायब करना है तो इसका न्यूमरेटर जीरो कर दो, ये टर्म ही गायब हो गया। अब स्मॉल आर कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस न्यूमरेटर को मैंने जीरो करी, अब दिस इज जीरो, ईपी बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ये पॉइंट सबको समझा? ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। इस तरह के क्वेश्चन रीफ्रेम होकर आ सकते हैं कि एट व्हाट वैल्यू शुड इट बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ समथिंग, तो तुम्हें पता होना चाहिए वो समथिंग जहां पर आता है उसके आसपास उसके मल्टीप्लिकेटिव टर्म को जीरो कर दो तो टर्म ही गायब हो जाएगा।
क्विकली गाइस, ये वाला टर्म, ये कंडीशन समझी जो कंडीशन मैंने अप्लाई किया था स्मॉल आर्क से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, मैंने उस न्यूमरेटर को जीरो किया है। मुस्तफा समझ में आया? ओके। खुशी, खुशी शाह। ओके, परफेक्ट, ग्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है मैं, पढ़ने में तो काफी बड़ा दिख रहा है, देखते जेन्यूनली उतना बड़ा है क्या, एक बार पढ़ लेते हैं। क्या बोला है अपने से? मुझे लगता नहीं बड़ा होगा, बिकॉज थोड़ा सा मेरे को ये काइनेटिक एनर्जी वर्ड दिख रहा है। आई थिंक ये वर्क पर एनर्जी एनर्जी ना लग जाए इसके अंदर। चलो थोड़ा सा देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है टू फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज। ओहो, दो चार्जेस फिक्स्ड है। कौन से दो फिक्स्ड है? अच्छा, ये दोनों फिक्स्ड है। सो जो पहला फिक्स चार्ज है, इसको ब्लू से मार्क कर देता हूँ, ये फिक्स्ड है और ये फिक्स्ड है, ये दोनों फिक्स्ड है, ठीक है। आगे क्या बोला? टू फिक्स पॉजिटिव चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड दे रखा है। आर लोकेटेड एट पॉइंट्स ए एंड बी, फेयर इनफ। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 6 मीटर, फेयर इनफ। एन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज मूव टुवर्ड्स देम अलोंग द लाइन सीओडी। ओके, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज विच मूव्स टुवर्ड्स देम अलोंग, अच्छा ये वाला चार्ज देखो, सी वाला, ये इस लाइन के थ्रू मूव कर रहा है, सीओडी के लाइन के थ्रू मूव कर रहा है, फेयर इनफ। अलोंग द लाइन सीओडी ये मूव कर रहा है, मूव्स यानी फ्री है, मूव कर सकता है, मूव्स टुवर्ड्स द लाइन सीओडी। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अच्छा ए बी, अच्छा ए बी इस तरह से मूव कर रहा है कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अच्छा, द मूविंग चार्ज व्हेन रीचेस द पॉइंट सी एट अ डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम ओ। अच्छा, व्हेन रीचेस पॉइंट सी एट अ डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम ओ। अच्छा, तो ये यहां पर पहुंच चुका है। ओके, इट हैज रीच पॉइंट सी विच इज 4 मीटर फ्रॉम ओ। ओके, मुझे दिख रहा है ओ से 4 मीटर दूर पर है ये पॉइंट। has kinetic energy. Acha, at this point of time, it has a kinetic energy of 4 joules. Okay, so I would say that kinetic energy at this point of time, the kinetic energy of this particle is charge is 4 joules. Fair enough. Calculate the distance of the farthest point D, which which the negative charge will reach before returning to point C. अच्छा, ये बोल रहा है calculate the distance that it will reach before returning to C. Calculate the distance that it will reach before returning to C. अच्छा, can you see the word farthest distance? कितना दूर तक जा सकता है? कितना दूर तक जा सकता है, इसका मतलब ये है that it will reach point D and stop at D momentarily and will return to C। ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया? फारदेस्ट पॉइंट का मतलब है कि उसके आगे जा ही नहीं सकता है, यानी डी पे जाके उसको रिटर्न आना है, डी पे जाके उसको रिटर्न आना है, डी पे जाके उसको रिटर्न आना है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सबको समझा है क्या लिखा है मैंने स्टेटमेंट? सबको समझा है क्या लिखा है मैंने स्टेटमेंट? क्विक। चलो बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट। यार मेरे को तो लगता है तो एनर्जी कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन है, और क्या ही है इस क्वेश्चन में यार। एनर्जी कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन मेरे को लग रहा है, बिकॉज कैन आई से यहां पर देर आर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, देर आर ओनली conservative forces, or I'll rather as conservative forces, there are only conservative forces। अच्छा, अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व है, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व्ड है। और अगर एनर्जी कंजर्व्ड है, इसका मतलब कहना ही से दैट potential energy at C plus kinetic energy at C is equal to potential energy at D plus kinetic energy at D। That's it। यही करना है मुझे इस क्वेश्चन में। सो दैट्स द ओनली पार्ट इन द क्वेश्चन दैट आई नीड टू सॉल्व, राइट? ऑसम, ग्रेट। इसको अपन सॉल्व करेंगे अभी थोड़ी देर में। सो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी निकाल लो। जब सी पे रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकता है? पोटेंशियल एनर्जी के लिए पेयरिंग होती है ना, पेयरिंग होती है। पहला पोटेंशियल एनर्जी इस पेयर की वजह से होगा, राइट? जब वो सी पर होगा, लेट मी जस्ट शो यू इन ब्रीफ।
ऐसा है, and this is point, let's say C, right? And then you have something like this, और इस समय आपका यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, 4 मीटर है। तो ऑब्वियसली बात है, 3 3 4 होगा, तो ये डिस्टेंस जो है वो 5 होने वाला है, ये भी डिस्टेंस 5 होने वाला है, राइट? सो ये 5 होगा, ये 5 होगा, राइट? तो अपन पेयर बनाएंगे ना पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए, पेयरिंग हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए। तो पेयरिंग इस तरह से होगी कि एक पैर ये बनेगा, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी एट सी कैसा लिखा जाएगा? इट विल बी रिटन एज potential energy at C is K Q into minus Q, K Q into minus Q, the whole divided by 5, राइट? ये हो जाएगा, K Q Q बार होता है ना, प्लस सिर्फ इतना ही नहीं, आई थिंक ये चीज रिपीट होने वाली है क्योंकि ऐसा 2 बार होने वाला है। सो वी विल हैव वन मोर सिचुएशन एंड दैट वन मोर सिचुएशन विल बी दिस सिचुएशन, इन दोनों का पेयर बनेगा, देन दैट इज गोइंग टू बी अगेन मल्टीप्लाइड बाय 2। फेयर इनफ। What is the kinetic energy at C? दे रखा हुआ, it is equal to 4 joules. Fair enough. What the potential energy at D? मुझे नहीं पता। Let's say same situation है, ये वाली situation तो सेम ही रहेगी ऐसे, राइट? बट इस समय let's say ये डी पॉइंट पे यहाँ पहुंच चुका है और डी पर ये रेस्ट पर है, मोमेंटरी रेस्ट पर है, राइट? और ये आपका प्लस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू, सॉरी ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। लेट्स से इस डिस्टेंस को मैंने एक्स बोला है। तो अब इसमें मैं अगर देखने जाऊंगा तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा, ये वाला डिस्टेंस अब 5 नहीं होगा, ये डिस्टेंस होगा √3² प्लस x²। फेयर इनफ। अब इसमें मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो मैं पहला पेयर बनाऊंगा, तो k q इंटू माइनस क्यू द होल डिवाइडेड बाय r विच इज √3² प्लस x²। और आई थिंक ऐसा 2 बार पेयर बन रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट d। The kinetic energy at D is going to be 0 because D पर आके वो रेस्ट पे आ गया। That's it. We need to solve for x. So let's solve this equation. Therefore, we have k, अरे यार वैल्यू डालना पड़ेगा, बहुत मेहनत का काम है, लिटरली बहुत मेहनत का काम है यार, ये 2 बार करवाएगा, राइट? अब क्या करूँ, 2 2 बार करवा रहा है, राइट? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी एट मैंने सी लिखा है, आर यू एबल टू, क्या तुम ट्रैक कर सकते हो? मैंने एक माइनर एरर किया है, उसकी वजह से क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा, बट मैंने कुछ तो माइनर एरर किया है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दैट माइनर एरर? कैन यू पॉइंट आउट? जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी एट सी लिखा ना, तो मैंने एक माइनर एरर किया। व्हाट इज दैट थिंग? पकड़ो जरा मेरे एरर को। खैर उससे नुकसान नहीं होने वाला, उससे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वो टर्म ही कैंसिल आउट होता है, लेकिन मैंने एक माइनर एरर कर दिया है। कैन यू फाइंड दैट माइनर एरर? सोचो, कैन यू फाइंड दैट माइनर एरर? फिगर आउट मैंने क्या गलत कर दिया है। लेक्चर में हूँ, लेक्चर में हूँ, लेक्चर में हूँ। ओके, आंसर नेगेटिव होगा। नहीं नहीं नहीं, सोचो मैंने क्या गलत किया है। अरे भाई तुम इतना प्रैक्टिस करते हो, पकड़ सकते हो, गलती पकड़ो मेरी। मैंने पोटेंशियल एनर्जी इन सिचुएशन सी लिखा है तो कुछ मिस किया है। कैन यू फिगर दैट आउट? मैंने क्या मिस कर दिया? सोचो, टेल मी मैंने क्या मिस कर दिया है? पोटेंशियल एनर्जी एट सी, और सेम मैंने पोटेंशियल एनर्जी एट डी लिखते वक्त भी कुछ मिस किया है। आई हैव मिस समथिंग। व्हाट इज दैट? कम ऑन गाइस, व्हाट इज दैट? क्या मिस किया मैंने? अरे बताओ, किसी का दिमाग नहीं चल रहा? आई टेल यू मैंने क्या मिस किया। मैंने ये पैर बनाया, मैंने ये पैर बनाया। अरे ये पैर कौन बनाएगा? पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का लिखना था ना भाई, तो मैंने पेयरिंग इनकम्प्लीट की है ना। ये कॉम्बो बनाया, ये कॉम्बो बनाया, ओके करेक्ट, लेकिन ये कौन बनाएगा? थर्ड भी तो बनाना था, वो मैंने थर्ड नहीं बनाया। समझ में आया सबको मैंने क्या गलती किया है? सबको समझा मैंने क्या गलत कर दिया? ओके,
तो हम लोग थर्ड पेयर बना लेते, मैं भूल गया था, वैसे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो ये थर्ड पेयर क्या होता बेटा, ये थर्ड पेयर होता के क्यू क्यू अपॉन सिक्स। यहाँ पर भी आता के क्यू क्यू अपॉन सिक्स, वो एनीवेज कट जाता क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एट सी लिखते तो क्या लिखते हैं, के क्यू क्यू अपॉन सिक्स माइनस टू के क्यू क्यू अपॉन फाइव प्लस फोर इज इक्वल पोटेंशियल एनर्जी एट डी के क्यू क्यू अपॉन सिक्स माइनस टू के क्यू क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जीरो। अब देखो मुझे नुकसान क्यों नहीं होता उसका मैं इसलिए बताता हूँ, क्योंकि ये के क्यू क्यू अपॉन सिक्स दोनों तरफ से कट रहा है, इसलिए मुझे लॉस नहीं हुआ उस चीज का, राइट। चलो रीअरेंज कर लो, आई थिंक क्या ही रीअरेंज करोगे तो इस तरफ आएगा, तो टू के क्यू स्क्वायर, टू के क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ थ्री प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू के क्यू स्क्वायर अपॉन फाइव माइनस फोर। ओके चलो मेरे को इसका आंसर बताओ, ये के क्यू स्क्वायर पहले मैं निकाल लूँ, इसकी जरूरत पड़ रही है ना। के होता है 9 × 10⁻⁹। क्यू कितना दे रखा है अपने को, क्यू क्या है 5 × 10⁻⁵, तो क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 × 10⁻⁵ × 10⁻⁹ सर 9 + x² नहीं आएगा? सर आपने थ्री लिखा है, थ्री का हाँ स्क्वायर नहीं किया। हाँ करेक्ट करेक्ट, थ्री का स्क्वायर करना था ना। सो दिस इज 9 + x² होगा, करेक्ट। ओके सो के क्यू स्क्वायर निकाल लो, 9 × 10⁻⁹ × 25 × 10⁻⁹। 9 × 25 कितना होता है, 225 होता है, इंटू 10⁻⁻1 आ रहा है, राइट, विच इज 22.5। ये मल्टीप्लीकेशन सही किया है ना मैंने, देख लो एक बार। 9 × 25 कितना होता है, 250 में से 25 निकाल दिया, हाँ 225, 22.5। तो अपना आंसर कितना आ रहा है, अच्छा 22.5 को फिर अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना हो जा रहा है ये, बेसिकली 45 हो जा रहा है। ओके 45 है, तो मेरा आंसर क्या है, देयरफॉर 45 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 + x² is equal to 45 upon 5 is 9, 9 minus 4 is 5, so under root of 9 plus x square is equal to 9। और अगर इसको मैं स्क्वायर कर दूं, अगर इसको मैं स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, 9 + x² is equal to 9, so I end up getting that 9 plus, यार कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, क्या गड़बड़ किया, कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई, कुछ तो गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हुआ, कुछ तो कैलकुलेशन एरर हो गया, बताओ क्या सर करें। -4 भी करना था ना। -4 किया ना मैंने, के क्यू स्क्वायर 22.5 आया, तो टू के क्यू स्क्वायर 45 आया, तो टू के क्यू स्क्वायर को मैंने 45 लिखा, तो इधर आया, ये इधर गया, 45 अपॉन 5 9 हुआ, और 9 माइनस 4 फिर से 5 हुआ, और यहाँ पर 45 है तो ये 9 हुआ, तो x² + 9 का रूट इज इक्वल टू दिस, तो x इक्वल टू 0 आ रहा है, x सर इक्वल टू टू 0। की, टू इंटू किया ना, टू के क्यू स्क्वायर है। हाँ मतलब के क्यू स्क्वायर मेरे को 22.5 आया था ना, तो टू के क्यू स्क्वायर कितना आएगा 45। अरे अरे तेरे को आंसर आया था ना, क्या 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 एरर है इसमें। राइट है सर, आंसर √72 आएगा, x²। मैं मैं क्या गलत कर रहा हूँ। राइट तो है सर, 81 - 9 होगा √72। अच्छा मैं सही कर रहा हूँ क्या, चल कोई ना, मैं थोड़ा अटक गया था। स्क्वायर करते 9 + x² इज इक्वल टू 81, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 72, हाँ हाँ सही तो है, यही आंसर है। ओके पता नहीं मेरा ध्यान भटक गया था, मेरे को लगा मैंने गलत कर दिया, यस द आंसर इज x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 72। ओके चलो देख लो, ये तो एनर्जी कंजर्वेशन करके किया था, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है। किसी को कोई डाउट है तो पूछे मुझसे। समझ गया है तो मैसेज में रिस्पॉन्ड कर दे, नहीं समझाए तो माइक ओपन करके बात कर ले। जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ, जिसको नहीं समझा है वो बताए जरा। परफेक्ट, किसी को डाउट नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो पोटेंशियल वाला क्वेश्चन ना, कांस्टेंट पोटेंशियल। ये देखते क्या लिखा है मैंने। ओह यस, ये देख लो जरा क्वेश्चन, तुमने देखा नहीं होगा क्वेश्चन पहले। The adjoining figure shows the lines of constant potential surface. Okay, chaliye. So it says the adjoining figure shows lines of constant potential. Okay, so that is equipotential line in a region in which electric field is present. So obviously बात electric field present है. The value of potentials are shown. अच्छा सबका दे रखा हुआ है. At which of the points A, B, C is the magnitude of electric field the greatest? So theoretical question, it says मेरे पास A है, C है और B है. Where is mag of electric field highest? कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हाईएस्ट निकल कर आ रहा है? सर बी। क्या आंसर देना चाहते हो तुम? बी? बी, ओके, क्या सोच के दिया? सर मैग्नेटिक फील्ड उधर क्राउडिंग ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग ज्यादा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग ज्यादा है। ओके, फेयर इनफ, दैट मेक सेंस, बट तुम्हें एक और एस्पेक्ट चेक करना पड़ेगा जो मैं बताता हूँ। आई होप यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिया जाता है? माइनस डेबा वी बाय डेबा आर, इस तरह से दिया जाता है, राइट? एन कैप, दैट इज डेबा वी बाय डेबा आर को एक्सटेंड करोगे तो माइनस डेबा वी बाय डेबा एक्स आई कैप माइनस डेबा वी बाय डेबा वाई जे कैप माइनस डेबा वी बाय डेबा जेड के कैप। ये पढ़ाया होगा मैंने शायद, राइट? ये एन कैप क्या बताता है ना बेटा, ये एन कैप ये बोलता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, यही बोलता है ये। देखो, अब मैं पहला रीजन देख रहा हूं, लेट्स लुक एट द फर्स्ट रीजन। इमेजिन करो बेटा कि ये, अबे आना, ये x1 है, ये डिस्टेंस x2 है। अलग अलग डिस्टेंस लिखते हैं, सारे डिस्टेंसेस लिख रहा हूं ऐसे। लेट्स से ये दोनों सरफेस के बीच में डिस्टेंस x1 है, ये दोनों सरफेस के बीच में डिस्टेंस x2 है, यहाँ x3 है, यहाँ x4 है। सो माइनस डेबा वी बाई डेबा आर, इसका मतलब क्या होता है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखूं देन इट इज बेसिकली डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, राइट? डेल्टा भी अगर मैं देखूं ना तो इसको मैं बोलूं, लेट्स से दिस इज सरफेस पी और एक्स वाई जेड डब्ल्यू टी। तो एक्स और डब्ल्यू सरफेस के बीच में डेल्टा वी कितना है? सबसे पहले आप डेल्टा वी लिखो। तो डेल्टा वी अगर लिखो तो एक्स और डब्ल्यू के बीच में 10 वोल्ट है, वाई और जेड के बीच में 10, एक्स और वाई के 10 वोल्ट है, जेड और डब्ल्यू के बीच में 10 वोल्ट है, डब्ल्यू और टी के बीच में 10 वोल्ट है। ओके, डेल्टा आर लिखो। अच्छा, डेल्टा आर इज द डिस्टेंस, यहां पर x1 है
यहाँ पर x2 है, यहाँ पर x3 है, यहाँ पर x4 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज डेल्टा v बाई डेल्टा r, विच इज 10/x1, यहाँ पर 10/x2, 10/x3, 10/x4। अब सबका न्यूमरेटर सेम है, बट आई नो कि x4 इज स्मॉलेस्ट, therefore electric field in the region B, that is at point B, is largest. Got this? मैंने मैथमेटिकली समझाया, हाँ है ना? सबको समझ में आया? अरे मैसेज करके बताओ। एकदम मैथमेटिकली यूज किया मैंने। ग्रेट, अच्छी बात है कि आपको समझ में आ गया। बट देन मुस्तफा, माइक ओपन कर बेटा। Yes, sir. बट तूने तो मुस्तफा आंसर कर दिया ये बोल के कि क्या बोलते हैं, बी पर द सरफेस आर क्लोजेस्ट, तो क्लोजेस्ट होगा तो फील्ड ज्यादा होगा, तूने यही बोला ना? Yes, sir. तू पार्शियली करेक्ट है, मे भी शायद एग्जाम में तू करेक्ट हो जाता, बट तू कंसेप्चुअली एक एरर कर बैठा बेटा। देख, क्लोजेस्ट सिर्फ इसका हिसाब किताब दे सकता था, करेक्ट? Yes, sir. बट क्या क्लोजेस्ट डेल्टा वी के बारे में बोलता है क्या? नहीं sir. व्हाट इफ मैं ऐसी सिचुएशन निकालता, यहां पर लेट्स से मैं इस वैल्यू को बोल देता 100 वोल्टेज, कितना बोल देता है डेल्टा वी? 100 वोल्टेज। तो भले ही यहां पर क्लोजेस्ट था, लेकिन मैक्सिमम फील्ड यहां पर आ जाता, करेक्ट? Yes, sir. यानी इट इज नॉट जस्ट डेल्टा आर, इट इज नॉट जस्ट दी कि सरफेसेस एक दूसरे के पास रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास रहे, सॉरी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे के पास रहे, उसके बेसिस पे बोला जा सकता है। दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। तूने जो बोला ना, तूने बोला कि सर क्राउडिंग क्राउडिंग ऑफ equipotential surfaces, EPS, crowding of equipotential surface is most at B, therefore electric field at B is highest. I think Mustafa, this is questionable. Crowding of equipotential surface नहीं देखा जाता था. I hope you remember the concept. It was crowding of ELOF. ELOF क्या होता है बेटा? Electric Lines of forces. lines of forces. किसकी क्राउडिंग देखी जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? ELOF की। और तू किसकी देख बैठा? बोल। सर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला था। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो क्वेश्चन में ही नहीं है। ये क्या है? तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लग गई है? अच्छा सॉरी सर। अब समझ में आया कि तू तुक्के में सही हो गया था। हाँ हाँ सर। तू देख बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्राउडिंग, जबकि देखनी थी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की क्राउडिंग। तो क्राउडिंग इज नॉट द राइट अप्रोच जिससे इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। इस क्वेश्चन को आंसर इस कंसेप्ट पे करना था। क्या आप लोगों को समझ में आया कि मुस्तफा ने कहां पर एक्सीडेंटली क्वेश्चन सही किया था, भले कंसेप्चुअली वो गलत था, और कहां पर मैंने उसको डिफरेंस बताया कि चेक कैसे करते हैं? स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग इन द मैसेज अगर आपको हमारी डिस्कशन समझ में आ गई तो। थैंक और यू सर। तो पूछो, मोस्ट वेलकम। नहीं समझिए तो प्लीज पूछो कि आखिर उसने क्या बोला था, फिर मैंने क्या डिफरेंस बताया उसमें। वेरी नाइस। किसी को भी कोई चीज नहीं समझी है, फील फ्री टू आस्क, जस्ट ओपन योर माइक एंड जस्ट आंसर दिस। मैं खाना ऑर्डर कर लेता हूँ, तब तक सेशन खत्म होते होते आ जाएगा 9:39। ओके, किसी को भी कोई चीज नहीं समझी है? चलो सबको समझी है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपन करेंगे एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फॉर एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ओके, सो ये क्वेश्चन का कोई डायग्राम वाइग्राम है क्या? मुझे ये तो दिया है इसने। हाँ, बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स at distance r1 and
R2 as shown. ठीक है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, तो आपका लाइन चार्ज है ये. सो दैट्स योर लाइन चार्ज. सो आई विल शो यू द लाइन चार्ज. ये लाइन चार्ज है आपका, और ये पॉइंट है आपका R1 डिस्टेंस पर, और दूसरा पॉइंट है आपका R2 डिस्टेंस पर. लेट्स से R2 डिस्टेंस है. सो R1 डिस्टेंस, R2 डिस्टेंस. ये इस पे पोटेंशियल V1 है, इस पे पोटेंशियल V2 है. तुमसे पूछा गया फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 बताओ. एंड दिस इज एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, और उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा. आई थिंक ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो, सो आई विल लीव दैट टू यू. चलो करो, फटाफट करो. इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, मुझे V1 माइनस V2 जानना है. स्टार्ट करो. आई एम इंटरेस्टेड इन V1 माइनस V2. You have 2-3 minutes to solve this. Huh? Sir, 2k lambda into 1 upon R1 minus 1 upon R2. 2k lambda upon my into 1 upon R1 minus 1 upon R2. Yes, sir. अरे यार, गड़बड़ कर दिया. वापस कर. गलत कर दिया. चलो दे ठीक रहा है हूँ, sir. 5-3-4 मिनट दे रहा हूँ, करो ना आराम से. So lambda upon 2 pi epsilon of ln of R1 by R2. कौन कौन बोल रहा था? Thank करेक्ट. करेक्ट है. 1 more minute.
चलो, we'll be discussing this. Okay. What's the problem? फॉर्मूला नहीं पता क्या? तुमको नहीं पता? पोटेंशियल फॉर एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, फॉर्मूला नहीं पता क्या? बताओ जरा. सर मुझे फॉर्मूला नहीं पता था। ओके, इसको तो नहीं पता फॉर्मूला. समीक्षा, बेटा फॉर्मूला नहीं पता क्या इसका? नहीं पता फॉर्मूला? समीक्षा, समीक्षा आंसर ही नहीं कर रही है. द आंसर इज देयर इज नो फॉर्मूला. तुम्हें इसलिए नहीं पता क्योंकि कोई फॉर्मूला ही नहीं होता. ठीक है. सो याद रखना, फॉर एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, कॉमा, पोटेंशियल नो फॉर्मूला, बट change in potential has a formula. ये फॉर्मूला अपन बना सकते हैं. तो अपन इसको ले लेते हैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज को अपने, और इसका फॉर्मूला बना देते हैं. यहाँ ले लिया. एट अ डिस्टेंस x, एट अ डिस्टेंस x, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ ऐसा. एट अ डिस्टेंस x में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, then that's going to be the electric field at a distance x, right? At this point. Now, मुझे अगर इस समय मैं ऐसे ट्रैवल करूं एक dr डिस्टेंस, कितना ट्रैवल करूं मैं? dr डिस्टेंस. तो आपको फॉर्मूला याद होगा, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr. कितनों को ये याद है? मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था. कितनों को याद है? dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr. dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr. कितनों को याद है? याद है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr? या भाई ऐसा मत करो यार. हाँ, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr. देयरफॉर एक काम करो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन करो. सो इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट dr. अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे हो आप? पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जा रहे हो. सो दैट वाज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2. सो 1 से लेकर 2, पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक, पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक. तो ये हो जाएगा आपका v2 माइनस v1. v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर. अच्छा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्रॉपर आ जाएगा. सो इंटीग्रेशन ई डी आर बन जाएगा ये, राइट? एंड दैट इज गोइंग टू बी 1 से लेकर 2. अच्छा, ई का फॉर्मूला लिखो. अब ई का फॉर्मूला लिखो. ई का कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस. अच्छा, ये डी आर मूव कर दिया मैंने, तो मेरे को इसको आर लेना टू चाहिए के था. लैम्बडा पर। हाँ, वेरिएबल आर लेना चाहिए था ना. तो ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2k लैम्डा बाय आर. सो यू विल हैव 2k लैम्डा बाय आर इंटू डी आर. माइनस 2k लैम्डा बाहर आ गया. इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर है फ्रॉम 1 से लेकर 2. देयरफॉर आपका आ गया v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस 2k लैम्डा लॉन ऑफ आर आ जाएगा, और लिमिट लगेगी इसमें r1 से लेकर r2. तो आपका फॉर्मूला है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस 2k लैम्डा लॉन ऑफ r2 अपॉन r1. मेरे को लगता है तुम्हें याद कर लो, ये मेमोराइज कर लो, मेमोराइज कर लो. ठीक है, इसको एक लाइन, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए पोटेंशियल का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट चेंज इन पोटेंशियल हैज अ फॉर्मूला. इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए पोटेंशियल का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट चेंज इन पोटेंशियल हैज अ फॉर्मूला. ध्यान में रहेगा सबको? समझ गए क्या? यस बताओ. सर।
एक सेकंड, मैंने ऑर्डर गलत कर दिया क्या? अच्छा नहीं, ऑर्डर सही है, ओके। ये समझ में आ गया सबको? सर फॉर्मूला को एक बार क्लियरली रीराइट कर दो। अच्छा, क्लियरली तो यहां से देख लें, इसके लिए देख लें, ये आपका है ना, इसको हटा। ओके, सो इसमें V2 माइनस V1 is -2k lambda ln of R2 by R1। इब्राहिम ध्यान में रहेगा? इब्राहिम, ओके, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये देखते हैं। अच्छा, सेल्फ एनर्जी वाला कंसेप्ट। ओके, सेल्फ एनर्जी का वैसे फॉर्मूला तुमने याद किया रहेगा। सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला होता है प्रॉपर, बट क्या तुम उसको डेराइव कर सकते हो? कैन यू गेट द आंसर? सेल्फ एनर्जी निकाल सकते हो क्या? मैंने आज तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन कराया जिससे तुम सेल्फ एनर्जी निकाल सकते हो। चलो करो इसको, 2 मिनट लो, करो इसको। शेल के लिए निकालना है तुम्हें। सॉल्व करो। कल एग्जाम है ना तुम्हारा? कितने बजे का पेपर है? कल कितने बजे पेपर है? 8 बजे का पेपर है। 8 बजे। ठीक है, तो मैं आज ज्यादा, ये मैं 10:30 तक नहीं लूंगा। मे बी नेक्स्ट 5-10 मिनट में खत्म कर दूंगा, क्योंकि तुमको रिवाइज करके सोना भी रहेगा ना। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन फिलहाल कर लेते हैं। चलो इसको डेराइव करो। Q2 equals to 8 pi epsilon naught R. 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। Q2 इज इक्वल टू 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, करेक्ट है। बट सब लोग आंसर निकालो ना जरा, प्रॉपर डिराइव करो। एलिमेंट लेके करना होगा। ऑल राइट, देखो
सबसे पहली चीज क्या होता है ना, सेल्फ एनर्जी का मतलब समझना। सेल्फ एनर्जी का मतलब होता है द एनर्जी required to bring charges together against electrostatic force। ये होता है सेल्फ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये तुम्हारा एक शेल है, इस शेल पे चार्ज लाना है। तो लेट्स से पहले इस पे कोई चार्ज नहीं था, यहाँ इन्फिनिटी पे ना चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ इन्फिनिटी पे ऐसे ध्यान से देखना, इन्फिनिटी पे ना ऐसे मैंने बहुत सारे चार्ज रख दिए। ये जो डॉट्स है ना, इमेजिन करो ये चार्जेस है। तो मैं पहला चार्ज जब लेकर के आऊंगा, मैं इसमें कितना क्या हो रहा है ये टाइम, ओके। जब मैं पहला चार्ज ला करके सरफेस पे रखूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब मैं दूसरा चार्ज लाऊंगा तो पहला चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल? रिपेल। रिपेल करेगा। तो मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप तो नहीं होगा ना। तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और जो मेहनत मैं करूंगा वो मेहनत इसके अंदर एज एन एनर्जी सेव हो जाएगी। और जो एनर्जी सेव होगी इसके अंदर उसको बोलेंगे सेल्फ एनर्जी, राइट? और रादर आई वुड से द एनर्जी रिक्वायर्ड, और द वर्क रिक्वायर्ड मुझे बोलना चाहिए था। सो द वर्क रिक्वायर्ड, राइट? दिस वर्क, this work is saved, or basically this work is converted into potential energy of system, which is self energy। ये डेफिनेशन समझ गए सब लोग? मैसेज करके बताओ, डेफिनेशन समझ गए? डेफिनेशन समझ गए? ओके। बट इसको कैलकुलेट करने का तरीका है दूसरा। सेल्फ एनर्जी इज equal to the energy, or rather is equal to the energy, potential energy created in surrounding due to electric field। So self energy is also the potential energy created in surrounding due to the electric field। कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो, शुरू करते हैं। अप्रोच, ये अप्रोच याद रखना। ये अपने पास एक शेल है, खाली शेल है, ठीक है? इसके सरफेस पे चार्ज है ऑब्वियसली। शेल के सरफेस पे चार्ज है। तो क्या करने का, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने का। तो अपन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं ना। ओके, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ। कैसा होगा? अग्री? सबको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा क्या? बहुत ज्यादा लाइट कलर ले लिया मैंने।
सबको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा? सबको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? हाँ, यस बोलो। दिमाग कम चलता है ना, गलत बनाया मैंने। क्या गलती की है मैंने? क्या गलती कर दी मैंने, बताओ। मैंने जानबूझ के गलती की, क्या गलती की? तो नेगेटिव पे एरो। गलत। सर क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस सर से चालू इलेक्ट्रिक होंगी ना, फील्ड साइड से चालू इनसाइड होंगी। आएगी ना? इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से शुरू होगी, शेल है ये। आए समझ में सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से शुरू होगी, अब सही है ये। इस रीजन में तुमको पता है ना, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पर एनर्जी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है। एक कंसेप्ट है, वेर एवर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कॉमा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एग्जिस्ट। इसका फॉर्मूला है, एक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा। फिर मुझे बताएगा इलेक्ट एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का कोई मुझे फॉर्मूला बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले के हिसाब से? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। करेक्ट, इट इज हाफ half epsilon naught E हाफ ई। square. Because he likes vada बस pav. बस 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 हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ऐसे में क्या करना होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? आपको एट अ डिस्टेंस है ना आर जाना पड़ेगा ऐसे, और आपको एक शेल इमेजिन करना पड़ेगा। एक शेल इमेजिन कर लो एट अ डिस्टेंस आर जा करके, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। शेल की थोड़ी थिकनेस रखना। अब देखो, आपने शेल इमेजिन कर लिया, और शेल की थिकनेस जो है आपकी वो डी आर है। ये शेल है ना बेटा, इसके अंदर इसका वॉल्यूम है, इस शेल का वॉल्यूम है, और उस वॉल्यूम के अंदर एनर्जी होनी चाहिए। इस वॉल्यूम के अंदर एनर्जी स्टोर होनी चाहिए। तो ये शेल का जो वॉल्यूम होगा, इस वॉल्यूम का आप बोलोगे डीवी, और डीवी को लिखोगे 4 पाई r² इंटू डी आर। फेयर इनफ। तो इसके अंदर एनर्जी कितना होगा? अगर इसका वॉल्यूम डीवी है तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उसको बोलेंगे अपन डीई, या डी यू बोल लो, डी यू, एंड दैट विल बी द डेंसिटी इंटू डीवी। अब डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी इंटू द वॉल्यूम। डेंसिटी होगा इस पॉइंट पे ई स्क्वायर, हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू डीवी। डीवी यहाँ पर वॉल्यूम है, उसको पोटेंशियल मत समझ लेना। सो मेरे पास आ जाएगा, अच्छा इस पॉइंट पे हाफ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नथिंग बट के, इस पे चार्ज क्यू था, क्यू बाय r² इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डीवी विच इज 4 पाई r² इंटू डी आर। कुछ ऐसे ही लिखना चाहिए ना? करेक्ट। के क्यू बाय r² एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई r² इंटू डी आर। नाउ आई नीड टू चेक, मैंने इसमें कुछ, सर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो स्क्वायर है ना? हाँ कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दिया। क्या किया मैंने? सर इलेक्ट्रिक तो फील्ड इलेक्ट्रिक का फील्ड का स्क्वायर है। स्क्वायर, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है। देयरफॉर मेरे पास आ गया डी यू इज इक्वल टू, आई थिंक इसको लिख लो आप, कितना ये वो 1/2 है। के स्क्वायर विल बी लाइक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, राइट, इनटू यहां से भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पड़ा हुआ है, इंटू डी आर अपॉन r²। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करो दोनों तरफ, तो मेरे पास दिख रहा है डी यू इज इक्वल टू 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आर अपॉन r²। अब इंटीग्रेट बोथ साइड। आर की लिमिट है ना, शुरू होगी कैपिटल आर से क्योंकि यहां से शुरू हुआ, बट फील्ड खत्म हो रहा है इन्फिनिटी पे, फील्ड इन्फिनिटी पे जाके खत्म होगा। तो फाइनली आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी विच विल बी कॉल्ड एज सेल्फ एनर्जी। इसको सॉल्व करोगे देखिएगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट
और 1/r² का इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बी -1/r, और -1/r पे लिमिट लगा दोगे 0 से लेकर कैपिटल R तक, राइट। अच्छा, Q² किधर चला गया? यहाँ पर Q² भी तो पड़ा है, Q²। सो फाइनली अपने पास आएगा सेल्फ एनर्जी, इट टर्न्स आउट टू बी Q² अपॉन 8πε0 इंटू R। मैं इसको याद करता हूँ 2, 1/4πε0 को कर देता हूँ मैं K, सॉरी K अपॉन 2 Q² बाय R। तो मैं याद रखता हूं कि भाई सेल्फ एनर्जी ऑफ अ शेल इज इक्वल टू KQ² बाय 2R। दैट्स इट। ये सेल्फ एनर्जी निकालने का तरीका हुआ। आया सबको समझ में? सेल्फ एनर्जी कहां पर एग्जिस्ट करती है? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। wherever इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एग्जिस्ट्स, एंड दिस इज द सेल्फ एनर्जी। चलिए, ये समझ में आ गया सबको बेटा? अच्छे से चेक करो, yes sir. किसी को कोई भी डाउट? किसी को कोई भी डाउट इसमें? बढ़िया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम ऑलमोस्ट खत्म करने ही आ चुके हैं। अब इसके बाद मेरे को तुम्हें सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाना है, फिर ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेना था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद? नेक्स्ट चैप्टर हमने डिसाइड किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद, वो हमने पोल कराया था ना, उसमें सेकंड हाईएस्ट क्या आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद? बताओ भाई। वो पोल कराया था तो सेकंड हाईएस्ट क्या आया था? थर्मो एंड केटीजी आया था ना। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा थर्मोडायनेमिक्स रहेगा। केटीजी तो छोटा चैप्टर है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज विल एंड हियर। डाइपोल मोमेंट मुझे थोड़ा सा कराना है, तो मैं एंड में वो करवा दूंगा मैं। ये क्लियर है ना सबको? सेल्फ एनर्जी निकालना क्या? अच्छा, एक तुमने ये निकाल लिया तो तुम एक काम करना, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर भी निकाल लेना एक बार, है ना। सॉलिड स्फीयर, बट मैं पहले से बता दे रहा हूं, नॉन कंडक्टिंग, मुझे कंडक्टिंग नहीं चाहिए, नॉन कंडक्टिंग चाहिए। ये भी निकाल लेना, ठीक है। और अगली क्लास में मैं क्वेश्चन से शुरू करने वाला हूं। वो क्वेश्चन रहेगा कि भाई अपने को इस तरह से ना, आर डिस्टेंस पर इस तरह से अपने को दो शेल्स दे रखे, एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो इस तरह से आर है। इस पे चार्ज Q1 है, इसका रेडियस R1 है। इस पे चार्ज Q2 है, इसका रेडियस R2 है। इनके बीच का डिस्टेंस R है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालना है, ये अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। सर चलो, हाँ बोलो बेटा। एक डाउट था पिछले क्वेश्चन में। कुछ यहाँ पे जो लिमिट्स में आर इन्फिनिटी से और कैपिटल आर दिया हुआ है, पर दूसरे इसमें आर से जीरो क्यों फिर? हाँ, तो जब तेरा सॉलिड होगा तब तेरा R 0 से शुरू होगा ना। और फिर यहाँ का क्या था कि कैपिटल नहीं आर से नहीं इन्फिनिटी नहीं वाला नहीं है? नहीं 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 नहीं, मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया इसको। इसको सीधा कर ले, R से लेकर 0। अब ठीक है, नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये आर से सॉलिड की। इन्फिनिटी। हाँ, जो पहला वाला लिखा हुआ है। हाँ, तो सॉलिड में जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फॉर्मूला तो यही यूज करने वाला है। मतलब तो किधर गया, हाँ। तो यहां तक तेरा सब कुछ सेम ही रहेगा, यहां तक तो सेम रहेगा, ठीक है। बट इसमें जब तू इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेगा ना, तो इसमें तू रीजन बनाएगा। रीजन कैसे बनाएगा? तो इनसाइड के लिए लिखेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनसाइड वाला आएगा, और उसके इसमें जो लिमिट लगेगी वो 0 से लेकर R लगेगी। फिर तो आउटसाइड के लिए लिखेगा, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड रहेगा, और लिमिट R से इन्फिनिटी रहेगा। समझ गया? हाँ हाँ, समझा। यस, ठीक है। चलो, सी यू गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। Thank you sir. थैंक यू, बाय बाय बाय।